बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उनका क्या रिलेशन है, किस तरह वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। वो इक्वल होती है F इज़ इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस किया था और अब हम आज डिस्कस करेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली क्या होता है। कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही होता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर एक्शन अप्लाई किया जाता है, एक्शन बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन जो होती है वो पेयर ऑफ द फोर्सेज होती हैं। ठीक है, जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। तो एक्शन और जो रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड के होते हैं और डिफरेंट इन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं और एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट कर रहा होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जो न्यूटन थर्ड लॉ भी यही होता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जाती है वो एक्शन होती है और उसकी अगेंस्ट अगर जो दूसरी बॉडी है वो भी अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करे फर्स्ट बॉडी के ऊपर तो उसे हम कहते हैं बेसिकली रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन भी जो होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड के होते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने डिस्कस किया। दो बॉडीज़ कंसिडर कर लेते हैं। इस बॉडी ए का जो मैस है वो m1 है और जो बॉडी बी है इसका मैस हम लोगों ने कितना ले लिया, m2 ले लिया। ठीक है, अब ये जो m1 है ये m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि m2 जो है m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड इट्सेल्फ। ठीक है, तो उस फोर्स और ये जो m2 है वो भी एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इस फोर्स को अपनी तरफ क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो क्योंकि m1 ऑल्सो अट्रैक्ट m2 एंड m2 ऑल्सो अट्रैक्ट m1, तो दोनों फोर्सेज जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं और दोनों फोर्सेज की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जस्ट हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, ऑपोजिट लेते हैं। ठीक है, एक फोर्स को हम कहेंगे दिस इज एक्शन दैट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो भी यही कहता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर एक्शन अप्लाई किया जाता है तो उसके रिजल्ट में एक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमने ये देखा कि जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी यही कहता है कि जब m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा तो m2 भी जो है वो m1 के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रही होती है जिसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड इन दोनों की सेम होती है। यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड एक फोर्स की मैग्नीट्यूड ये होगी, अगर दूसरी फोर्स की मैग्नीट्यूड बात करें तो वो जस्ट ये हो जाएगी m1 m2 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ठीक है, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो अर्थ और किसी बॉडी की एग्जांपल कर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि दो हमारे पास बॉडीज़ हैं। एक बॉडी का हमने मैस m ले लिए, स्मॉल m ले लिए। ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द मैस ऑफ द अर्थ, और अर्थ का जो मैस है उसको हमने me से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया कि me इज़ मच लार्जर दैन द मैस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा बिटवीन देयर सेंटर, उसको हम लोगों ने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दें या स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, अब m1 जो है क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है तो m1 ऑल्सो अट्रैक्ट दिस मैस ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ एंड अर्थ ऑल्सो अप्लाइज एन इक्वल फोर्स इन मैग्नीट्यूड टू अट्रैक्ट दिस मैस। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस की अगर हम बात करें तो दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह होगी। क्लियर है, यहाँ पे ये दो फोर्सेस की मैंने डायरेक्शन बता दी है। अगर इस फोर्स को बात करें तो ये भी फोर्स F होगी। ठीक है, अगर ये कौन सी फोर्स है, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये वो फोर्स है जो अर्थ इस मैस के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, ये वाली जो फोर्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये फोर्स ये प्रेजेंट कर रही है कि मैस अर्थ जो है वो इस मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द अर्थ। ठीक है, अर्थ की तरफ उसकी डायरेक्शन है। तो और ये वाली जो डायरेक्शन है ये मैंने ये बताई है कि ये जो मैस m है ये अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अर्थ इसकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे एक और भी कंसिडर की थी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जो मैस होती है, क्योंकि मैस m जो है वो अगर आप किसी भी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हाइट से ड्रॉप करें तो वो अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होता है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दैट मैस द मैस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि अगर बॉडीज़ अर्थ की सरफेस के ऊपर हैं तो दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी। अब अगर इस फोर्स की बात करें, ठीक है, ये जो फोर्स है मैस अर्थ जो है उस मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसको हम कंसिडर करते होते हैं बेसिकली दिस फोर्स, इस फोर्स को हम लोग लेते होते हैं वेट ऑफ द
दैट बॉडी, ठीक है। इसको हम कंसिडर करते हैं वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ बॉडी हमने ये पढ़ा था चैप्टर 2 में भी, हमने डिस्कस किया था कि वेट ऑफ द बॉडी इज़ बेसिकली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, ठीक है। तो वो जितनी फोर्स के साथ अर्थ उस मैस को अट्रैक्ट कर रहा होगा उतना ही उस बॉडी का क्या होगा, वेट होगा। अगर उस बॉडी का वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है अर्थ की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है और दूसरा जो है वो रिएक्शन है, ठीक है। तो यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसके जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।